हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और ये है आपका लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर किसे कहा जाता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। तो यहाँ पर आपके सारे ही कॉन्सेप्चुअल बातें की जाएगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम लास्ट वाले वीडियोस में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वीडियोस में क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में चीज़ें टर्म है क्या, अगर हम इनको कॉन्सेप्चुअली समझ जाएं तो फिर इनके एमसीक्यू करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका एलिमेंट से। एलिमेंट कहते किसे हैं? सो एलिमेंट वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर सिमिलर, जो एक समान होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। जैसे सोडियम, अगर मैं सोडियम के टुकड़े टुकड़े कर दूं, उसको एटम्स के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या मिलेंगे? छोटे छोटे मिलेंगे एटम। तो ये एटम भी किसके होंगे? Na के ही होंगे। तो एलिमेंट क्या होता है? जो तोड़ने पर आपको अपने ही जैसे एटम्स देगा। मतलब वही प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इस बल्क की है, इसको कहते हैं बल्क। एज अ होल वी कॉल इट एज बल्क। तो जो प्रॉपर्टी इस बल्क की है, वही प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर एटम की भी होगी, सेम प्रॉपर्टी। तो इन तरह के एलिमेंट्स को कहा जाता है आपका, इन तरह की स्पीसीज को कहा जाता है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द स्पीसीज व्हिच व्हेन ब्रेक gives their identical atoms. They will give their identical atom, or we can say that species one if breaked will give you another species which is of the same nature. दोनों का नेचर एक जैसा ही होगा। जिसको आपने ब्रेक करा और जो आपने पाया है, अगर आप उन दोनों को कंपैरिजन करो प्रॉपर्टी के टर्म्स में, तो आप पाएंगे कि दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी ही और दोनों एक जैसा ही बिहेवियर शो करने वाले हैं। तो इसलिए आप एलिमेंट को कहते हो प्योर सब्सटेंस। ये खुद में एक प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एंड व्हाट आर एलिमेंट्स? स्पीसीज व्हिच व्हेन ब्रेक डाउन इनटू इट सिंपलर फॉर्म, ये अपने ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब प्रॉपर्टी वही रहने वाली। सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ नमक की, अगर नमक के छोटे छोटे एटम लोगे तो वो भी आपके क्या होंगे? नमकीन ही होंगे। वो एटम भी वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो एज अ होल बल्क करता है, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है एज अ कंपाउंड, जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस विच व्हेन ब्रेक्ड इनटू इट्स सिंपलर एटम्स गिव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एज द पेरेंट एलिमेंट। जो पेरेंट था वही इसके, जो डॉटर एलिमेंट आप ब्रेक करके निकालोगे उनके पास क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी, सेम आइडेंटिटी, एक जैसा ही शो होता है। तो और ध्यान रखिए, एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस के अंडर हम कैटेगराइज करते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंडर एलिमेंट आता है। सो आई होप एलिमेंट इज क्लियर। एलिमेंट इज समथिंग which when break into simpler atoms give the same property as they are identical to their parents. Okay, from where we have got it. एलिमेंट इसको कहता है। फिर आपके पास आती है बात कंपाउंड की। कंपाउंड किसे कहते हैं? सो कंपाउंड आर दो स्पीसीज विच आर मेड बाय मोर देन वन एलिमेंट। अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करते हो और आपको कोई स्पीसीज मिल जाती है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन बात क्या आती है कि यहाँ पर जिसका रेशियो होता है फिक्स। रेशियो इज फिक्स्ड। एलिमेंट जो कंबाइन करने वाले हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ H2O की। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 ग्राम जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन के 16 ग्राम से। द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम और 16 ग्राम आपको चाहिए ही चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ताकि आपको मिले वाटर। इसका मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो H2O का रेशियो क्या आएगा? 2:16, जिसको हम कह सकते हैं 1:8। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, केवल तभी आपको वाटर मिल सकता है। तो इन तरह की स्पीसीज को क्या कहते हैं? कंपाउंड। ध्यान रखिए, कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है। अगर आप इसके रेशियो को ऊपर नीचे कर दोगे तो एलिमेंट कंपाउंड आपको उस प्रॉपर रेशियो में नहीं मिलेगा। मतलब सपोज करिए आपने यहाँ लिया 1 रेशियो की जगह 2 ले लिया, और अगर आपने यहाँ पर 8 ही रखा, सपोज करते हैं आपने रेशियो लिया तो आपने यहाँ तो कर दिया डबल, लेकिन यहाँ नहीं रखा, तो आपको क्या मिलेगा? 1:8 के हिसाब से ही H2 मिलेगा। बाकी हाइड्रोजन जो शेष बचा है वो ऐसा ही रह जाएगा, वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड आर कैटेगराइज्ड अंडर प्योर सब्सटेंस जस्ट लाइक एलिमेंट। जैसे एलिमेंट को कैटेगराइज किया जाता है वैसे आपके कंपाउंड्स को भी कैटेगराइज किया जाता है एज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कंपाउंड में आपके पास क्या होता है? कंपाउंड हैज़ अ
fixed ratio, they have a fixed ratio. Element do not have a fixed ratio. Why? Element are just the simpler form of their parents. Okay, from where we have got it, so they are the simple form of it. आइडेंटिटी सेम होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन हम वहाँ पर रेशियो नहीं निकाल सकते. क्यों रेशियो निकाला जाता है? अलग अलग स्पीसीज के बीच में. वहाँ पर स्पीसीज एक ही है जो ब्रेक हो रही है छोटे छोटे एटम्स में. लेकिन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का. दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है. अब मैं आपको रेशियो फिक्स पर क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर. अब मिक्सचर क्या है? कंपाउंड की ही तरह कई तरह के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका रेशियो फिक्स नहीं होता है. रेशियो इज नॉट फिक्स्ड. हर बार जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपको सेम रेशियो वाला प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला. फॉर एग्जांपल, आप एक सीमेंट का मिक्सचर देखिए. सीमेंट के मिक्सचर में आप यूज़ करते हो रॉक्स को, ग्रेवल्स को, स्टोन्स को, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, क्ले वगैरह यूज़ कर रहे हो, सीमेंट को यूज़ कर रहे हो. हर बार जो आपको मिक्सचर मिलता है उसमें ज़रूरी नहीं कि जितना सीमेंट मिक्सचर वाला पहले जिस मिक्सचर से आपने पहले सैंपल लिया था, जितना सीमेंट उसमें हो उतना ही सीमेंट आपके दूसरे वाले सैंपल में हो. मतलब वहाँ पर रेशियो कुछ फिक्स होता नहीं है. फॉर another example that you can take is salad. सपोज आप कहीं से सैलेड पिक कर रहे हो, तो हो सकता है पहली बार जो आपने सैलेड का सैंपल पिक किया हो उसमें आपके पास कुकुम्बर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो, ऑनियन की क्वांटिटी थोड़ा कम हो, टोमेटो की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो. अगली बार आपने फिर से सैंपल उठाया उसी प्लेट से, हो सकता है इस बार आपकी टोमेटो की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऑनियन की भी ज़्यादा हो, लेकिन कुकुम्बर की क्वांटिटी कम हो. इसका मतलब यहाँ पर जो आप सैंपल बार बार उठा रहे हो उस सैंपल से आपको प्योर रेशियो नहीं मिल रहा है, रेशियो बार बार चेंज रहा है. लेकिन वाटर आप जब भी उठाओ, वाटर की कोई भी बूंद उठाइए, वाटर को आप उठाइए, एक्सट्रैक्ट करिए वाटर को, आपको वाटर का रेशियो 1:8 ही मिलेगा. इसका मतलब वाटर एक कंपाउंड है. लेकिन सीमेंट मिक्सचर या पिकिंग सम सैंपल्स फ्रॉम सैलेड प्लेट्स आर नॉट द एग्जांपल ऑफ योर कंपाउंड, दे आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स. तो ध्यान रखिए, मिक्सचर में जो आप बार बार सैंपल उठाते हो उस सैंपल में रेशियो अलग अलग आएगा. और मैं कह रहा हूँ बात वाटर की, आप किसी वाटर को पिक करिए, वाटर में हर बार आपको रेशियो क्या मिलने वाला है? 1:8. तो ध्यान रखिए, कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता. ये उनके बीच का डिफरेंस है. सिमिलैरिटी क्या है? कंपाउंड भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट से बनता है और मिक्सचर भी आपका ग्रुप ऑफ एलिमेंट से ही बनता है. तो ये थे आपके एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. क्वेश्चन आपके पास कैसे आने वाले हैं? आपको कोई भी एग्जांपल, सब H2O आपको दे देंगे. H2O इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, आपको टिक किस में करना है? कंपाउंड पर, क्योंकि H2O क्या है? कंपाउंड का एग्जांपल. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है पहले. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, MCQ तो आप खुद भी बना सकते हो और क्वेश्चन आ गए तो आप उसको समझ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जो बारीक बारीक चीज़ें आपसे, जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. अब ज़रा देखते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को. यहाँ पर भी सैंपल बेस पर हम टेस्ट कर सकते हैं. उससे पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. सपोज आपके पास है एक शुगर सॉल्यूशन, एक ग्लास में आपके पास शुगर सॉल्यूशन है. इस तरीके से आपने क्या कर दिया? शुगर को मिक्स कर दिया पानी के साथ. ठीक है. दूसरा आपने ले लिया एक चॉक सॉल्यूशन, आपने चॉक पाउडर लिया, उसको पानी में मिक्स कर दिया. ये दोनों एग्जांपल आपको फुल क्लैरिटी दे देंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में. अब आपने क्या करा? चॉक सॉल्यूशन लिया और एक आपने शुगर सॉल्यूशन लिया. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सैंपल यहाँ से उठाइए, एक सैंपल यहाँ से उठाइए, सपोज इसका नाम है सैंपल ए, इसका नाम है सैंपल बी. बिल्कुल वैसा ही आप एक सैंपल यहाँ से उठाइए थोड़ा हाइट से, एक सैंपल थोड़ा डाउन से उठाइए, सपोज इसका नाम है डी, इसका नाम है सी. अब ज़रा इमेजिन करिए, क्या A = B आएगा? क्या C = D आएगा? ये आपको इमेजिन करना है. एक चॉक सॉल्यूशन और एक शुगर सॉल्यूशन है. तो पहले वाले केस में जो आपको मिलने वाला है, आप कहोगे यस A = B. सैंपल A बिल्कुल उतना ही मीठा होगा जितना सैंपल आपका B मीठा होगा. डेफिनेटली. अगर आप चीनी मिला के देखिए, आप हर बार जो आप सिप लेते हो, हर बार जो आप पीते हो शुगर सॉल्यूशन को, तो आप पाते हो कि मीठा क्या है, शुरू से लेके आखिर तक समान ही रहता है, सेम रहता है. लेकिन अगर आप बात करें चॉक वाले सैंपल की, तो क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेटल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब ऊपर से अगर आप सैंपल उठा रहे हो थोड़ा हाइट से, तो सी में जो आपको सैंपल मिलने वाला है उसमें चॉक की क्वांटिटी कम होगी, काफ़ी कम होगी. द क्वांटिटी ऑफ चॉक पाउडर इन सैंपल सी विल बी लेस. लेकिन बात करें डी की, तो डी है आपका बेस पे, नीचे की तरफ, और
जो चॉक पाउडर का जो सॉल्यूट है वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे की तरफ ही ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब सैंपल डी में आपको ज़्यादा सॉल्यूट मिलने वाले हैं चॉक पाउडर के। इसका मतलब सी इज़ नॉट इक्वल टू डी। इस डायग्राम को समझिए, होमोजेनस हेटेरोजेनस यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर सैंपल ए सैंपल बी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पर क्या होगा आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसलिए कहते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर इन विच वी गेट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन में जो आपका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही सॉल्यूट यहाँ मिलेगा, उतना ही सॉल्यूट नीचे सैंपल बी में मिलेगा। लेकिन बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर की, सो देयर द सॉल्यूट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए सॉल्यूट आपको कहीं पर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। तो यहाँ से आपकी क्लैरिटी आती है होमोजेनस मिक्सचर की और हेटेरोजेनस मिक्सचर। डायग्राम को याद रखिए, डायग्राम के बेस पे आप आंसर दे सकते हो या किसी सॉल्यूशन को जज कर सकते हो ये होमोजेनस होगा या नहीं होगा। आपको 4 तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से होमोजेनस मिक्सचर कौन सा है। तो होमोजेनस मिक्सचर में आपने क्या देखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि किस सैंपल में आपके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो होमोजेनस है, वरना किस में चले जाएगा, हेटेरोजेनस। और अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर कंटेन्स a uniform composition throughout the solution, whereas heterogeneous mixture contains non-uniform composition throughout the solution. So this was the definition for your homogeneous and heterogeneous solution. बहुत ईजी है, डायग्राम बेस पर आप इसको याद कर सकते हो। और अगर आपको डायग्राम बेस पर याद नहीं होता, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लीजिए। शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपका होमोजेनस का होगा और चॉक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपका हेटेरोजेनस सॉल्यूशन का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। कॉलॉइड और सस्पेंशन की हम मेन पॉइंट देखते हैं इसमें, जिससे आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉलॉइड होता क्या है, आपने एक थर्ड कैटेगरी भी पढ़ी होगी सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे, काफ़ी छोटे होते हैं, क्लियर। लेकिन कॉलॉइड के पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक ठाक साइज़ के होते हैं, मतलब सॉल्यूशन से ऊपर के साइज़ के, सस्पेंशन से नीचे के साइज़ के। मतलब कॉलॉइड के जो सॉल्यूट जो आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहाँ पर मिलते हैं, वो उन पार्टिकल्स का साइज़ ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के साइज से छोटा होता है। तो कॉलॉइड में पहली बात जो आपको याद रखनी है, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो ये है, ध्यान रखिए, कॉलॉइड दिखता है आपको होमोजीनस सॉल्यूशन है, लेकिन ये हमेशा होता क्या है, कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। देखने में आपको लगेगा कि कॉलॉइड आपका क्या है, होमोजीनस सॉल्यूशन, लेकिन ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। और सस्पेंशन भी आपका हेट्रोजीनस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, पहले आपको बता दें हेट्रोजीनस सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर आपका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है। दूसरी बात जो आपको कॉलॉइड में याद रखनी है, इसका जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन साइज ऑफ सस्पेंशन। अगर आप सस्पेंशन से इसका कंपैरिजन करोगे तो इसका साइज क्या आने वाला है, सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटा आएगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा आता है, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साइज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल। जो सस्पेंशन के पार्टिकल आपको मिलने वाले हैं, उससे उसका साइज आपके कॉलॉइडल साइज से, कॉलॉइडल के पार्टिकल की साइज से बड़ा होता है। दूसरी बात, कॉलॉइड आपके होते हैं स्टेबल, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते हैं। पता कैसे चलेगा, कॉलॉइड इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि अगर आप एक बार सॉल्यूशन को छोड़ देते हो तो इसके अंदर के पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, बैठते नहीं हैं। दे वोंट सीज देयर मोशन, मोशन इज कंटिन्यूअस। सिंस मोशन is continuous, since motion is continuous in a colloidal solution implies they are stable। ये स्टेबल कैटेगरी में आते हैं कॉलॉइड, लेकिन सस्पेंशन आपके अनस्टेबल कैटेगरी में आता है। आई होप यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर इट नाउ। अब बार बार रीजन नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, इसका उल्टा कर देना है, क्योंकि हेट्रोजीनस मिक्सचर के जो आपके पार्टिकल है वो हैवी साइज के हैं, बड़े ज़्यादा साइज के हैं, वो कुछ देर बाद स्टेबल सेटल डाउन हो जाते हैं। जिस भी पार्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं उसको कहा जाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं, लेकिन जिसके पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन शो करते हैं उसको रखा जाता है आपका स्टेबल की
कैटेगरी में। तो ध्यान रखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉलॉइड्स आर स्टेबल वेयर एज सस्पेंशंस आर नॉट स्टेबल। अब क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही आप इसको सॉल्यूशन में देख सकते हो, लेकिन कॉलॉइड का पार्टिकल का साइज भले ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा हो, लेकिन आप इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख नहीं सकते किसमें, सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूशन में इसको देख नहीं सकते। जबकि सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप ऐसे ही नेकेड आई से देख सकते हो, बड़े आराम से आप सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल को देख सकते हो, लेकिन कॉलॉइड पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हो दैट विजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सस्पेंशन इज ओके बट वी कैनॉट सी सॉल्यूट पार्टिकल इन द केस ऑफ कॉलॉइड्स। अब क्योंकि कॉलॉइड का साइज छोटा है, इसके लिए आप एक स्पेशल मेथड ट्रीट यूज़ करते हो इनके सेपरेशन के लिए। ध्यान रखिए, कॉलॉइडल में हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये मेथड आप तब भी यूज़ करते हो जब आप घर में मलाई के द्वारा, दूध के द्वारा आप क्या बनाते हो, मक्खन बनाते हो। तो उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन ही कहा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत ये है कि जो भारी पार्टिकल होता है, जो भारी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में होगा, वो नीचे की तरफ चले जाता है। इस तरह से उन दोनों का सेपरेशन हो जाता है। प्रिंसिपल यही है कि जो भारी पार्ट होगा वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिससे वो सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ध्यान रखिए कॉलॉइड्स के लिए है, क्योंकि इनके पार्टिकल होते हैं छोटे। लेकिन बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के लिए आप फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हो। फिजिकल मेथड मतलब जिसमें आपको केमिकल्स का यूज़ करना नहीं पड़ता, या कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आप नहीं कर रहे हो। क्लियर, नॉर्मली जैसे आपने छान लिया, फिल्ट्रेशन। सो फॉर सस्पेंशन यू कैन यूज़ द मेथड फिल्ट्रेशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सपोज आपको कॉलॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टी दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कॉलॉइडल के लिए क्या सही नहीं है, तो अगर माना ऑप्शन होगा कि कॉलॉइड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो उसको आपको टिक मानना है कि फिल्ट्रेशन कॉलॉइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सस्पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखिए, कॉलॉइड और सस्पेंशन में आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो आपके मेथड के बेस पर आ जाए, या इस बेस पे आ जाए कि इन दोनों में से साइज़ किसका बड़ा है, साइज़ बड़ा होता है सस्पेंशन का। क्लियर, तो इस तरीके से आपको कॉलॉइड और सस्पेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? टिंडल इफेक्ट वो होता है जिसमें आपको लाइट का पाथ रे ईजिली विजिबल होता है, और ये तभी हो सकता है जब आप पार्टिकल का साइज ठीक ठाक हो। ज़्यादा छोटे होंगे ट्रू सॉल्यूशन जैसे तो आप नहीं देख सकते। क्लियर, लेकिन आप तभी देख सकते हो जब उनका साइज ठीक ठाक हो। तो कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आप इसको देख सकते हो, टिंडल इफेक्ट को। साथ ही साथ सस्पेंशन में भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ जाएगा? फ़र्क यहाँ पर आएगा कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आप टिंडल इफेक्ट यानी लाइट के पाथ रे को आप इजीली देख सकते हो जब तक आपको देखना हो। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। सस्पेंशन का सॉल्यूशन अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, कुछ टाइम बाद सारा का सारा कहा जाता है बेस पर। इसका मतलब ऊपर पार्टिकल नहीं है। इस कारण सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, पाथ ऑफ लाइट रे विजिबल होता है, लेकिन तब तक जब तक वो अपनी अनस्टेबल वाली कंडीशन में नहीं आ जाता। जैसे ही सस्पेंशन सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पर, इसके बाद टिंडल इफेक्ट शो करना बंद कर देगा। लेकिन कॉलॉइडल का केस ऐसा नहीं है। तो टिंडल इफेक्ट जो कि है पाथ ऑफ लाइट रे इज विजिबल फॉर सम स्पीसीज, दोज स्पीसीज आर सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसे कहा जाता है, मतलब जब आपको लाइट का पाथ रे विजिबल हो। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई टम्बलर है और यहाँ पे आपने क्या करा, एक टॉर्च को यूज़ करा। ठीक है, आपने एक टॉर्च को यूज़ करा, अब आपने जैसे लाइट को थ्रो करा तो आपको लाइट का पाथ रे ऐसा विजिबल होता है, ऐसा आपको, ये आपको पार्ट लाइट का पाथ इजीली विजिबल हो जाएगा। ये आपको लाइट दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा डार्क करूँ तो देखिए ऐसे आप देख सकते हो, आपको लाइट का पाथ पूरा पूरा दिख रहा है, ये रीजन आपको साफ दिख रहा है। इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कॉलॉइडल में भी ये मिलेगा, सस्पेंशन में भी मिलेगा, लेकिन कॉलॉइडल में आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन सस्पेंशन में केवल तब तक मिलेगा जब तक इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो जाते। एक बार इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, सस्पेंशन के केस में अनस्टेबिलिटी पाते हुए कहाँ जाएंगे, यहाँ नीचे। तो अब आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के। तो आज के टॉपिक में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा आपने एलिमेंट
कंपाउंड और मिक्सचर किसे कहते हैं, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, आपने इसको कॉन्सेप्चुअली देखा है। इसके बाद आपने देखा होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन आपको याद रखना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सीमेंट मिक्सचर को आप एज अ एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप चॉक सॉल्यूशन को भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास आया कि कॉलोइडल और सस्पेंशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है, वो आप यहीं से देख सकते हो। कई तरह की सिमिलैरिटीज है, कई तरह की आपके डिफरेंसेस भी हैं। और ध्यान रखिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैथड और ऑन द बेसिस ऑफ दिस टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी आपको पूछ सकता है कि क्या सस्पेंशन में आप लंबे समय तक टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। जब तक अनस्टेबल नहीं हुआ, जब तक अनस्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई, तब तक आप देख सकते हो। वंस द पार्टिकल गेट सेटल्ड डाउन देन यू कैन नॉट सी टिंडल इफेक्ट और यू कैन नॉट सी द लाइट पाथ इन द suspension. Whereas for colloidal solution, whenever you will switch on the light, you can see the path of light in colloidal solution. So यहाँ तक का इस वीडियो में आपका हो गया पॉइंट नंबर 2 कवर किया गया है, जिसमें आपके पास था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कॉलोइड एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। और एक बार आपकी ये वाली यूनिट केमिस्ट्री वाली ये यूनिट खत्म हो जाए, इसके बाद हम इसके MCQ की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। सो टिल देन कीप डूइंग, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।